वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 4 से 23 सितंबर सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। बहिरागत एक भाई ने कातर स्वर में श्री ठाकुर जी से कहा, ठाकुर, मैं भारी विपत्ति में फंस गया हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, कैसी विपत्ति है? उक्त भाई बोले, मेरे शत्रुओं ने एक डकैती के मामला में मुझ पर मिथ्या आरोप लगाकर मुझे आसामी बनाया है। इसके लिए मुझको अरेस्ट भी किया गया है। बड़ी दिक्कतों से जमानत पर छूटकर मैं यहाँ आया हूँ। मेरा माथा ठीक नहीं है। मुझे अब क्या करना चाहिए यह बता दें। मेरा जात मान सब कुछ खत्म हो गया। मेरे बाप दादे की कितनी सुख्याति थी और इस मिथ्या मामले के फलस्वरूप लोग मुझे डकैत ही समझने लगेंगे। मैंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। ठाकुर, आप मेरी रक्षा करें। मैं आपकी संतान हूँ। यदि पहले के कर्मफल के अनुसार मुझे कोई सजा ही प्राप्य हो तो आप मुझे सजा दें। ऐसी लांछना गंजना मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता। श्री ठाकुर जी हंसते हुए बोले, ओरे पागल, घबराते क्यों हो? आंधी तूफान बड़े वृक्ष पर ही आफत ढोते हैं। जितना ही उस पर वे जुल्म ढोते हैं उतना ही उसकी जड़ मजबूत होती है। विपदा तुम्हें क्या कर पाएगी? तुम हो सच्चे व्यक्ति, कोई दोष तो नहीं किया है तो तुम्हें चिंता किस बात की है? और बदनामी का जो भय करते हो, तुम यदि सच्चे हो तो यह देखोगे कि तुम्हारी यह बदनामी अपने आप मिठी नहीं जाएगी, बल्कि ठीक इसके विपरीत जो तुम्हारी बदनामी कर रहे हैं वे समाज में बदनाम होकर रहेंगे। चाहे जितनी ही विपत्तियां आएं, उसका सामना करोगे तो देखोगे कि वह विपत्ति तुम्हें बड़ा बना देगी। पर एक बात सोच कर देखना, अच्छा है कि तुम्हारे शत्रुओं ने ऐसा क्यों किया। यदि तुम्हारी ओर से उनके साथ व्यवहार में त्रुटि रहे तो उन संबंध में सावधान होकर चलना चाहिए। सिर्फ उनके साथ ही नहीं वरन अन्य के साथ भी सावधान होकर चलना चाहिए। यदि वे खूब दुष्ट प्रकृति के हो तो भी ऐसी प्रस्तुति लेकर सजग होकर चलना चाहिए जिससे वे तुम्हारी कोई क्षति न कर सके। परिवेश में किसी को भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। मनुष्य जिससे तुम्हारे हाथ में रहे, सेवा और सद्व्यवहार के जरिए वैसी व्यवस्था करनी चाहिए। पुनः पराक्रमी और कौशली भी होना चाहिए। अत्यंत भद्र व्यक्ति बनने पर हर तरह के व्यक्ति के साथ दुनिया में चला नहीं जा सकता है। जितने मनुष्य पर आधिपत्य लाभ करोगे तुम्हारा व्यक्तित्व भी उतना बढ़ेगा। आधिपत्य का अर्थ है धारण पालन, किंतु सिर्फ अपने लिए ऐसा करने जाओगे तो सब निरर्थक हो जाएगा। यदि इष्ट की ओर नजर रखकर उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए अर्थात सबके मंगल के लिए ऐसा करोगे तो देखोगे मनुष्य तुम्हारे अधीन होकर सुखी होंगे। इसमें केवल तुम ही बर्बादी से नहीं बचोगे, बल्कि ऐसी अवस्था सृष्टि कर पाओगे कि शैतान लोग भी तुमसे हार कबूल करने को बाध्य होंगे। तुम्हारी तरह और किसी को कष्ट नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए तो कहता हूँ, याजन करो, सत की शक्ति को बढ़ाओ, असत को प्रश्रय न दो। इतनी बातें तो कर रहा हूँ, पर तुम्हारी विपदा जब कट जाएगी तो सब भुला जाओगे। यदि यह विपत्ति तुम्हें सजग कर दे कि अपने एवं अपने परिवेश की सुरक्षा के लिए तुम्हारा क्या कर्तव्य है और तुम वैसा करते हो तो यह विपदा ही महामंगल का कारण बन सकती है। मैं इसी रूप में उन बातों को देखता तथा समझता हूँ। तुम सोच समझ कर देखो और जो अच्छा प्रतीत हो करो। यदि परिवेश को ठीक कर सकते हो तो देखोगे कि तुम पर कोई अत्याचार अन्याय होने पर परिवेश ही उनके विरुद्ध उठकर खड़ा होगा। तुम्हें अपनी ओर से कोई सफाई नहीं देनी पड़ेगी और वह कितना मधुर होगा। पर यह बात भी सत्य है कि इसके लिए बहुत कुछ किए रहना चाहिए। कम से कम अपने देश जाकर एक अच्छा वकील ठीक कर परामर्श लो और उसके अनुसार वैसी व्यवस्था करो। स्थानीय ऋत्विक और सत्संगियों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना चाहिए। ऐसे समय अनेक दुष्ट व्यक्ति दो पैसे ऐंठने की नीयत से तुम्हारे मित्र बनकर नाना तरह की तदबीर बताएंगे। उस ओर से सावधान रहो। किस पर कितना विश्वास करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इस बात को अच्छी तरह सोचो। बीच बीच में यहाँ चिट्ठी लिखो। भाई ने श्री ठाकुर की बातें सुनकर आश्वस्त हो कहा, आपने जैसा कहा है उसी मुताबिक चलने की चेष्टा करूँगा। आप आशीर्वाद दें जिससे विपत्ति कट जाए। श्री ठाकुर जी बोले, मैंने जैसा करने कहा है वही तो आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को काम में लगाना और न लगाना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है।
उक्त भाई बोले, मैं जानता हूं कि आपकी दया के बगैर कुछ होने को नहीं है। श्री श्री ठाकुर हंसते हुए बोले, परम पिता की दया तो है ही। श्री श्री ठाकुर की उंगली में नाखून का एक कोना बढ़ा था, जिसे लगते ही वे बोले, प्यारी को बुलाओ, मेरे नाखून को काट दो, नहरनी लेकर आने को कहो। देबू भाई बागची दौड़कर प्यारीदा को बुलाने गए। प्यारीदा डिस्पेंसरी में थे, शीघ्र ही लहरनी लेकर पहुँचे। श्री श्री ठाकुर ने करुण भाव से कहा, मेरा पेट तो अब तक ठीक नहीं हुआ है, क्या करूं, बोलो न। प्यारीदा बोले, दवा तो दे रहा हूं, इससे तो काम होना चाहिए। श्री श्री ठाकुर जी बोले, दूसरों के लिए मैं इसकी व्यवस्था कर सकता हूं, किंतु अपने समय मुझे कुछ याद नहीं पड़ता। एक भाई कलकत्ता बंगवासी कॉलेज में बीएससी पढ़ रहे हैं। उन्होंने जिज्ञासा की, ठाकुर कैसे पढ़ूं कि मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी समझी जाए और अच्छी तरह स्मरण रहे। श्री श्री ठाकुर जी बोले, जो कुछ भी पढ़ो उसमें एक का दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है उसे पता लगाकर जानने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे फिजिक्स में हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड इत्यादि पढ़ते हो तो यह समझने की चेष्टा करो कि इनमें एक दूसरे के साथ क्या संपर्क है। पुनः फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री का क्या संपर्क है यह भी सोच कर देखो। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स का क्या संबंध है यह भी सोच कर देखो। वास्तविक व्यवहारिक जीवन में उसके कौन सी चीज़ काम के लायक है वह भी अच्छी तरह देखो। जो भी पढ़ो उसे लिख डालो। स्वयं जो चीज़ समझते हो उसे साधारण बुद्धि वाले एक अशिक्षित व्यक्ति को समझा सकते हो या नहीं, ऐसी चेष्टा करके देखो। अशिक्षित लोगों की बात इसलिए कह रहा हूँ कि उसे समझाने में यह तुम्हें पता चलेगा कि टेक्निकली को छोड़कर तुम्हारी सहज बूझ कितनी दूर तक हुई है। सिर्फ साइंस की पुस्तक में लगे रहोगे तो यह नीरस हो जाएगा, इसलिए बीच बीच में आर्ट लिटरेचर भी पढ़ोगी। उससे ही साइंस का आर्टिस्टिक इंटरप्रेशन, कला सम्मत व्याख्या दे सकोगी। तुम्हारे निकट साइंस और भी इंटरेस्टिंग प्रतीत होगा। यदि इस तरह पढ़ो तो वह पढ़ाई तुम्हारी मज्जा में मिल जाएगी, किसी भी तरह भूल नहीं सकोगी। जैसे निःश्वास लेने में कोई भूल नहीं होती है, ऐसी शिक्षा पाने से जीवन गति का ढंग भी उन्नत तरीके का होगा। अनुसंधित्सा और मननशीलता का अनुशीलन तुम्हारे साथ साथी बनकर रहेंगे। डिग्री पाते ही सरस्वती माँ से संपर्क नहीं टूटेगा। मेरी इच्छा है कि शिक्षा का ऐसा मॉडल नमूना दिखाकर जाऊं कि लोग यह समझें कि शिक्षा किसे कहते हैं। किंतु मनुष्य का अभाव है। लिखने पढ़ने के बाद तुम लोग यदि लग जाओ तो काम बनेगा। अकेले आने से काम नहीं होगा, बल्कि अच्छे अच्छे लड़के को जुटाओ। आलोचना प्रसंग भाग 4 के पेज संख्या 30 से 33 तक। जय गुरु।